हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपके बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और उस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिएक्शंस। तो बहुत ही पहले से ये कहानी बताते आ रही हूँ। ये तो पार्ट 4 हो गया है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियो में तीनों में ही ये मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 फेजेस में होता है। जो पहला फेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पहला फेज जो होता है इट इज़ द लाइट रिएक्शन और द लाइट फेज। जो सेकेंड फेज होता है इट इज़ द डार्क रिएक्शन और द डार्क फेज। डार्क को डार्क क्यों बोलते हैं, लाइट को लाइट क्यों बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप जाइए और फटाफट से प्रीवियस वीडियो देख के आइए। ओके, अब देखा जाए तो लाइट रिएक्शन जो अब हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं लाइट रिएक्शन, लेकिन एक डिस्क्लेमर एक आपको मैं देना चाहती हूँ क्या कि जो प्रीवियस वीडियो थी अबाउट फोटो सिस्टम्स, समवेयर इट वाज बिगिनिंग ऑफ लाइट रिएक्शंस। अगर हम फोटो सिस्टम्स पढ़ रख चुके हैं, हमने पढ़ लिया है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हमने पढ़ लिया है PS1 क्या होता है, PS2 क्या होता है। जिसने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं। क्या होता है भाई? PS1 जो होता है वो होता है एक्टिवेट या इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करता है एट 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। एंड जो फोटो सिस्टम 2 होता है PS2 वो इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट करता है एट 600 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो 680, तो इसलिए इसको हम लोग P700 भी बोलते हैं PS1 को, एंड PS2 इज ऑल्सो नोन एज P680। ठीक है, तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली थी। Now let's begin with the light reaction and let's see what are the main events that occur during light reaction। मतलब आज हम बेसिकली मेजरली ये पढ़ने जा रहे हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है, what are the events that occur in light reaction। सबसे पहली चीज जो होती है लाइट का ऑब्जॉर्प्शन। अब उसका नाम ही है लाइट रिएक्शंस। अब अगर लाइट रिएक्शन में भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फिर और क्या होगा? तो भाई ये तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो गया, अंडरस्टूड वाली बात हो गई कि ठीक है लाइट रिएक्शंस है तो उसमें फर्स्ट चीज जो होगी वो होगा लाइट का एब्जॉर्प्शन। कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं ये लोग? बल्ब की, ट्यूबलाइट की, सनलाइट की? ऑब्वियसली सनलाइट की। कौन सी लाइट की? सनलाइट। तो जो सन से आने वाली लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस होती है वो होती है लाइट रिएक्शन में। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट इज एसेंशियल। तो सनलाइट कौन से प्रोसेस में एब्जॉर्ब होती है? इट इज इन द लाइट रिएक्शन। तो फर्स्ट चीज हो गई दैट इज लाइट का एब्जॉर्प्शन। सेकेंड चीज जो होगी वो होगा वाटर स्प्लिटिंग। तो सेकेंड इवेंट दैट अकर इन लाइट रिएक्शंस इज वाटर स्प्लिटिंग। पानी की स्प्लिटिंग होगी, H2O टूटेगा। तो H2O टूटेगा तो क्या निकलेगा? 2H+ निकलेंगे और एक ऑक्सीजन बच जाएगी इस तरीके से। अब क्या होगा? ये ऑक्सीजन तो बाहर एलिमिनेट हो जाएगी और ये जो H+ हैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर नहीं पता हो आपको तो H+ बेसिकली प्रोटॉन्स होते हैं। H+ क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन है H+ है, ये अभी आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है लाइट रिएक्शन के ही प्रोसेस में। वो हम देखेंगे क्या। अभी आप समझो वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो क्या जनरेट होते हैं? प्रोटॉन्स जनरेट होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, साथ साथ में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। तो फोटोसिंथेसिस होता है इसलिए आपको ऑक्सीजन मिलती है। तो वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी किस फेज का पार्ट है? डार्क की लाइट? तो इट इज द पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस। किसका? लाइट रिएक्शंस। चलो आगे देखते हैं और क्या होता है। थर्ड इवेंट दैट अकर इज ऑक्सीजन रिलीज। तो आपने देखा वाटर की स्प्लिटिंग होगी एंड ऑक्सीजन रिलीज होगी। एंड लास्टली वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। तो लास्टली लाइट रिएक्शन में एनर्जी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। कौन फॉर्म होते हैं? एनर्जी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं दैट आर ATP एंड NADPH। एंड ATP एंड NADPH का प्रोडक्शन आप मान लो मेन एम होता है लाइट रिएक्शंस का। क्यों करवा रहे हैं लाइट रिएक्शंस? लाइट रिएक्शंस का मेन एम है लाइट को पकड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड उससे ATP और NADPH बनवाना। ये जो ऑक्सीजन वाटर स्प्लिटिंग ये थोड़ा सा सेकेंडरी रिएक्शंस हो गए, बट मेन इज ग्रैबिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एंड सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। अब मन में सवाल आ रहा होगा मैम आप इतना क्यों लगे हुए हो कि ये ATP NADPH बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि आप पीछे पड़ गए हो इन बेचारों के ATP एंड NADPH के?
तो मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले भी बताया है फिर से बताना चाहूँगी कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि वो डार्क में होती है। उसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि डार्क रिएक्शन डिपेंड करती है ऑन लाइट रिएक्शन। अब वो डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन पे डिपेंड कैसे करती है? थ्रू दिस। जब लाइट रिएक्शन से एटीपी और NADPH फॉर्म हो जाएंगे तब ये एटीपी और NADPH डार्क रिएक्शन में यूज होंगे एंड फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज विल बी फॉर्म्ड। क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? तो लाइट रिएक्शन में क्या 4 प्रोसेसेस होती हैं हमें याद रखना है। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, नंबर 2 स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, नंबर 3 रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड लास्टली formation या synthesis of ATP and NADPH. Am I clear to you? Okay. So now move forward and just study. Let's study in more detail about the light reaction. कि कैसे होगा, ATP synthesize कैसे होंगे, water की splitting कैसे होगी, light absorb कैसे होगी. If I talk about absorption of light, तो हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। लाइट कैसे एब्जॉर्ब होती है? वी हैव लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। क्या होते हैं हमारे पास में? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। आपने एक डायग्राम स्टडी किया था जिसमें एक रिएक्शन सेंटर था सेंटर में, एंड रिएक्शन सेंटर के पास में बहुत सारे एंटीना मॉलिक्यूल्स थे। रिएक्शन सेंटर किसने फॉर्म किया था? रिएक्शन सेंटर वाज फॉर्म बाय क्लोरोफिल ए, एंड उसके अलावा यहाँ पे जो और साइड में मॉलिक्यूल्स थे वो थे क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। ये सारे मॉलिक्यूल्स थे। क्या होता था? यहाँ से लाइट आती थी, फोटॉन्स आते थे, फोटॉन्स से मिलने वाली एनर्जी को या लाइट को ये सारे एंटीना मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब करते थे। देन दे ट्रांसफर ऑल द लाइट टू क्लोरोफिल ए। सारी एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर करी क्लोरोफिल ए पे, दैट वाज रिएक्शन सेंटर। अब यहाँ पे जब इतनी सारी एनर्जी मिल जाती है तो क्या होता है? अगर ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो एवरी इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? हर इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू मूव फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इट्स हायर एनर्जी स्टेट। आप सभी ने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बीच में न्यूक्लियस होता है, फिर यहाँ पे शेल्स होती हैं। तो क्या होता है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, उसकी ग्राउंड स्टेट ये है, लेकिन मैंने अगर इसको बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है बोलेगा अब तो मुझे एनर्जी मिल गई है, मैं पार्टी करने जाऊंगा। एनर्जी इज पैसे। अगर बहुत सारे पैसे मिल गए हैं तो आप क्या करोगे? पार्टी करोगे। अभी अपने घर में हो शांति से क्योंकि पैसे नहीं थे। जैसे ही पैसे मिले, जैसे ही पैसे मतलब एनर्जी मिली, तुम उचक के तुरंत ही कूद फांद के एक हायर लेवल पे पहुंच जाओगे, दैट इज क्लब, पार्टी। और पैसे मिले तो तुम और ऊपर ट्रिप लगा दोगे, कहीं स्विट्जरलैंड चले जाओगे, हांगकांग चले जाओगे, थाईलैंड चले जाओगे। ठीक है, अब पैसे तो थे तो जब तक तो हायर स्टेट में मजे कर रहे थे, अब एक टाइम पे पैसे खत्म भी तो हो जाएंगे ना। जैसे ही पैसे खत्म, एनर्जी खत्म, ये इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट कब होता है? जब एनर्जी एक्स्ट्रा होती है, व्हेन देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एंड व्हेन देयर इज नो एनर्जी, एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। सिमिलर प्रोसेस इज अकरिंग इन दिस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस और फोटो सिस्टम्स, एंड दिस इज हाउ लाइट इज एब्जॉर्ब। तो अभी देखिए कहानी इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में समझ लो। क्या समझ में आना चाहिए आपको? आपको पूरी कहानी में से सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि फोटॉन्स आएंगे इन रिएक्शन सेंटर पे, जो सारे एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरी एनर्जी रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करेंगे और रिएक्शन सेंटर वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी हायर एनर्जी स्टेट में भेजेगा। इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएगा अपनी ओरिजिनल स्टेट से, अपने घर से निकल जाएगा। अब घर से निकले हो तो याद है मम्मी बचपन में कहती थी, बेटा अकेले नहीं जाना नहीं तो जोगी बाबा पकड़ के ले जाएगा। अब तुम घर से निकल गए हो तो तुम्हें कोई पकड़ के तो लेके जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर अपने घर से निकल गया है तो उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ के लेके जाएगा। आ जाओ भाई, उसको ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो प्यार करता है ना इलेक्ट्रॉन से, वो बोलेगा आओ आओ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो जो घर से निकला, इस क्लोरोफिल ए से बिछड़ के निकला जो इलेक्ट्रॉन, वो अब किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के हाथों लग जाएगा और यहीं से स्टार्ट होगा द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। कौन सी कहानी शुरू होगी? यहाँ से कौन सी पिक्चर स्टार्ट होगी? यहाँ से स्टार्ट होगी कहानी द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की। तो शुरू करें। अब आप बोलोगे हम ये सब लाइट रिएक्शन में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से ही सारा फंडा क्लियर होगा कि किस तरीके से एटीपी और NADPH सिंथेसाइज होते हैं, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। मुझे बाकी जनता का नहीं पता, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ।
अगर कोई सब्जेक्ट में पढ़ रही होती हूँ और मुझे अगर बिल्कुल ऐसा फील हो जाता है कि मैं ये पढ़ क्यों रही हूँ, इसका मोटिव क्या है, ये पढ़ के मेरा क्या फ़ायदा हो जाएगा, मुझे क्या मज़ा आ जाएगा, अगर मुझे उसका मोटिव नहीं मिलता, मेरा उसको पढ़ने का मन ही नहीं करता कि भाई इसको पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने अभी आपको ये बताया कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे हमको फोटोसिंथेसिस अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो हम एटीपी और एनएडीपीएच बनाना सीख जाएंगे। अगर हम एटीपी और एनएडीपीएच बनाना सीख गए तो हम डार्क रिएक्शन में उसको यूज़ कर पाएंगे। तो मतलब हम लाइट रिएक्शन सीख गए, एटीपी एनएडीपीएच बन गए, उनको यूज़ करना सीख गए, मतलब डार्क रिएक्शन सीख गए। और जब लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों सीख गए, हम मतलब फोटोसिंथेसिस सीख गए। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करें, रेडी भाई लोग? ओके। When PS2 absorb red light of 680 नैनोमीटर, तो आपको पता है PS2 अगर फोटो सिस्टम 2 है तो कौन से वेवलेंथ की एनर्जी लाइट एब्जॉर्ब करेगा? इट विल एब्जॉर्ब लाइट ऑफ वेवलेंथ 680 नैनोमीटर्स। तो 680 नैनोमीटर्स की लाइट वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर क्या होगा उसके बाद में? इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड एंड ट्रांसफर टू अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये एनर्जी जो आई दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू पैसा, पैसा पैसा। ओके। ओरिजिनल जो एनर्जी स्टेट है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, ओरिजिनल एनर्जी स्टेट जो है वो क्या है उसका? वो ओरिजिनल एनर्जी स्टेट उसका घर है, घर, घर। होम भी लिख सकते थे लेकिन घर लिखने में फील आता है। उसके बाद में अब कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ये वही जोगा बाबा है जिसके बारे में मम्मी बचपन में बात करती थी कि बेटा पकड़ के ले जाएगा जोगा बाबा। सही लिखा है मैंने? हाँ सही लिखा है, जोगा बाबा। ये कौन है? जोगा बाबा है। तो जो लिखा है जोगा बाबा है ना, जो बच्चों को पकड़ के लेके जाता है। तो जैसे ही क्या हुआ भाई, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को पैसा मिला, इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के चला गया, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपना घर छोड़ के चला गया उसको जोगा बाबा पकड़ के ले गए। इलेक्ट्रॉन एक बच्चा है, हाँ इलेक्ट्रॉन तो लिखना भूल ही गए, यहाँ लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो तुम हो, तुम बच्चे ही तो हो, तुम। तो भाई तुमको जैसे ही पैसे मिले तुम अपना घर छोड़ के चले गए घूमने और तुमको जोगा बाबा पकड़ के ले गए। इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर ले तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल एनर्जी स्टेट छोड़ के हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, और तो वहां से उसको कौन उठा के ले गया? और वहां से ट्रांसफर हो गया टू अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कहानी क्लियर हो गई? तो जोगा बाबा, बच्चा घर, इस सबसे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अब कहानी शुरू करते हैं कि ठीक है, अब जोगा बाबा पकड़ के ले गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको उठा के ले गया, अब क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर passes them to a chain of electron transport system consisting of cytochromes. Now अब अगर जोगा बाबा पकड़ के ले गया है तो वो जोगा बाबा अब उसको भी जोगा बाबा बनाएगा कि ठीक है तुम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ गए हो, अब वो उसको सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के थ्रू पास करेगा जिसमें प्रेजेंट होते हैं साइटोक्रोम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? जिसमें साइटोक्रोम्स। ये वाला डायग्राम देखो, अभी मैं जितना दिखा रही हूँ सिर्फ उतना देखना। लाइट आई यहाँ से, लाइट के आते से ही आप ये देखो यहाँ पे LHC लिखा है। यहाँ पे LHC कौन सा होगा आप मुझे बताओ? यहाँ पे LHC होगा फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 है ना, बिकॉज 680 नैनोमीटर्स की लाइट यहाँ पे हमने यूज करी है, वेवलेंथ की लाइट। अब यहाँ से ये जो रेड कलर का एरो है, येलो एरोज आर इंडिकेटिंग लाइट। अब यहाँ से जो एक रेड कलर का एरो है वो किसके पास में जा रहा है? वो जा रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में। मतलब ये जो रेड कलर का एरो है ये कौन को लेके गया? ये इलेक्ट्रॉन को लेके गया टू अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये इस इलेक्ट्रॉन को भेज देगा किसके पास? ये इलेक्ट्रॉन को भेज देगा टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है अगले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ETC ETS अगले सिस्टम में, मतलब अगले चैप्टर में इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यूं सुना दोगे पूरा। और अभी समझ में आ जाएगा ना, तो जब MBBS में जाओगे तो बायोकेमिस्ट्री में फिर पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, यही आएगा पूरा। ठीक है, तो इसके लिए अभी आपको ये समझो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो ट्रांसफर कर देगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक पूरा मैकेनिज्म होता है जो प्लांट या एनिमल दोनों की सेल में होता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? तो भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चले गए किसके पास में? इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले गए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास चले गए। और उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई? क्लियर कर दूं मैं इसको? ये समझ में आया? ओके। नाउ अब क्या होगा? दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल।
अब आप याद रखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है दिस इज डाउन हिल मूवमेंट। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाउन हिल? डाउन हिल का ये मतलब होता है कहीं भी हायर एनर्जी से पहाड़ पे चढ़ना डिफिकल्ट होता है कि उतरना? ऑब्वियसली आप बोलोगे मैम चढ़ना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आप एक लो पोटेंशियल लेवल पे होते हो ग्राउंड पे, और आप एक हाई पोटेंशियल, आप लो पोटेंशियल यहाँ पे होते हो और आपको यहाँ से यहाँ चढ़ना होता है। लो पोटेंशियल से आपको हाई पोटेंशियल चढ़ना होता है, तो दिस इज डिफिकल्ट और यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ पहाड़ से उतरने की, ये लो उतर गए, तो अब क्या हो रहा है, आपको हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो आपको ग्रेविटी का सपोर्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आपका इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है, आप आराम से नीचे उतर के आ जा रहे हो। तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है इस पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये किस तरीके का होता है? इट इज़ डाउन हिल। डाउन हिल का क्या मतलब होता है? डाउन हिल का मतलब होता है कि देयर विल बी नो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। अब डाउन हिल है कि अपहिल है, इसको हम लोग रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे मेजर करते हैं भाई कि एनर्जी लगेगी कि एनर्जी नहीं लगेगी। तो डाउन हिल मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये याद रखो। और क्या याद रखना है? द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द पिगमेंट्स ऑफ PS1। अब देखो कहानी, जब इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के भागा तो उसका घर ओरिजिनल वाला क्या था? उसका घर जो था ओरिजिनल वाला दैट वाज PS2, दैट वाज फोटो सिस्टम 2। वो यहाँ से ये वाली जगह से अपना घर छोड़ के गया था। ये कौन था? फोटो सिस्टम 2। अब यहाँ से इसको किसने उठा लिया था? यहाँ से उसको जोगा बाबा ने उठा लिया था। जोगा बाबा वाज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दिस वाज जोगा बाबा। जोगा बाबा ने इसको उठा लिया था। फिर क्या हुआ था? जोगा बाबा ने उसको भेज दिया था ETS के पास कि जा बेटा ETS के पास जाओ। ETS उसने और आगे मूव फॉरवर्ड कर दिया तुमको। अब तुमने उसको उसने तुमको काम पे लगा दिया, तो उसने तुमको ETS के पास भेज दिया। अब ETS का सारा काम हो गया, ETS ने तुमसे सारा काम निकलवा लिया। अब ETS ने तुमको दूसरे घर में भेज दिया, एंड दूसरा घर इज फोटो सिस्टम 1। एक घर से उठा के तुम्हें दूसरे घर में भेज दिया। तुम निकले कहाँ से थे? तुम्हारा ओरिजिनल घर क्या है? तुम्हें PS2 में भेजा, फिर तुमको उठा के लेके गया, फिर तुम्हारा यूज़ करा इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फिर उसके बाद में तुमको फिर से भेज दिया दूसरे घर में, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 और PS1। फोटो सिस्टम 1 में उसने तुमको भेज दिया। अब तुमको इस घर में भी अच्छा नहीं लग रहा था। तुम तो बिल्कुल जिद्दी किस्म के हो ना, तुमको सोचा कि चलो इधर वाले घर में सेटल हो जाओ। अब इधर फिर से वही, जैसी लाइट पड़ी, जैसे ही पैसा मिला, जैसी एनर्जी मिली, एनर्जी लाइट पैसा, तुम फिर निकल पड़े। तुम जैसे ही फिर निकले, फिर से तुम्हें किसी जोगा बाबा ने पकड़ लिया। अब की बार फिर से दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पकड़ लिया, दूसरा जोगा बाबा। और अब की बार जोगा बाबा ने तुम्हें किसी गलत काम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नहीं भेजा, बल्कि उसने तुम्हारे को यूज करके एनर्जी बना ली, दैट इज NADPH। उसने तुमको यूज करके क्या बना ली? एक एनर्जी बना ली, दैट इज NADPH। एक एनर्जी PS2 ने भी बनाई है जो तुम देख नहीं पाए, तुम्हारी आंखों से मिस हो गई। जब उसने तुमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजा था तो उसने भी तुमसे एक एनर्जी बनवाई थी, वो थी ATP। तो जब तुम अपने PS2 ओरिजिनल वाले घर से निकलकर गए थे जोगा बाबा के पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और फिर जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने तुमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास भेजा, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास भेजा, सिस्टम के पास भेजा, तो वहां पर एक एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज ATP, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। नाउ फिर उसने तुम्हें दूसरे घर में भेज दिया। हो गया भाई तुम्हारा काम, चलो अब तुम्हें दूसरा घर दे देते हैं, दैट इज PS1। लेकिन तुम जिद्दी, फिर से एनर्जी मिली, तुम फिर निकल पड़े। अब तुम्हें फिर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब की बार तुमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास में नहीं भेजा, डायरेक्टली तुमको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज NADPH, दैट इज NADPH। अब पढ़ो क्या लिखा है? द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द पिगमेंट्स ऑफ PS1। मैंने आपको आगे की कहानी भी एक्सप्लेन कर दी, काफी आगे की। ये सारी कहानी क्लियर हो गई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Simultaneously, electrons in PS1 are also excited when they receive red light of 700 नैनोमीटर। अब भाई तुमको भेज दिया था किसके पास में? तुमको PS1 वाले घर में भेज दिया था।
अब जैसे वहां तुमको एनर्जी मिली, जैसे ही तुमको वहां एनर्जी मिले, इलेक्ट्रॉन्स मिले, तुम वहां भी एक्साइटेड हो गए, एक्साइटेड होके तुम वहां से भी निकल पड़े। जैसे ही तुमको 700 नैनोमीटर की लाइट मिली, तुम वहां से भी एक्साइटेड हो गए और वहां से भी निकल कर ट्रांसफर हो गए टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, किसी और एक्सेप्टर ने ले लिया, हैविंग अ ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल। और अब की बार जिसने तुम्हें पकड़ा है वो जोगा बाबा और खतरनाक है, उसका इस वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इस वाले में, इस वाले का रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है। बड़ा वाला जोगा बाबा है, ये छोटा वाला जोगा बाबा है। तो बड़े वाले जोगा बाबा अब तुम्हें पकड़ के ले गया। तुम तो दूसरी बार किडनैप हो रहे हो ना यार, पहली बार तो तुम हो गए थे, चलो ठीक है, सबने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, तुम फिर से किडनैप हो गए यार, तुम बार बार किडनैप ही होते रहते हो। तो इस तरीके से हायर रिडॉक्स पोटेंशियल पे ट्रांसफर कर दिए जाओगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन हायर रिडॉक्स पोटेंशियल पे ट्रांसफर कर दिया गया। अब क्या होगा भाई, These electron are moved downhill to a molecule of, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है मतलब तुम हो जो दूसरे वाले जोगा बाबा के पास हो, वहां से तुम्हें कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, देन यू विल बी ट्रांसफर टू NADP+। और NADP+ के पास जैसे ही तुम पहुंचोगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, NADP+ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADPH। अब देखो इतना तुम्हें पता होगा, क्या पता होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो अगर यहाँ पे लिखा है NADP इज रिड्यूस्ड टू NADPH, इसका क्या मतलब है, NADP+ जो है उसने NADP+ जो है उसने क्या एक्सेप्ट किया है, उसने एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया है। और इतना करने के बाद में अब वो रिडक्शन होके, रिड्यूस होके बन गया है NADPH। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और बाकी अगर आप बात करो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 टू PS1 एंड फाइनली डाउनहिल टू NADP। अब ये पूरी कहानी, तुम कहाँ से कहाँ गए, ये पूरी कहानी लिखी हुई है। सबसे पहले ये तुम हो, इलेक्ट्रॉन तो तुम ही हो ना, तुम ही चोरी हुए थे। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS1 टू PS2 मतलब कि एक घर से दूसरे घर में, एक फोटो सिस्टम से दूसरे फोटो सिस्टम में, एंड फाइनली डाउन हियर टू NADPA। और फाइनली तुम्हें कहाँ भेज दिया गया, इस NADPH के पास भेज दिया कि तुम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाओ। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है Z स्कीम, या इस पूरे अरेंजमेंट को बोला जाता है Z स्कीम। अब इसको Z स्कीम क्यों बोला जाता है, बिकॉज द डायग्राम हेयर अगर आप इसको देखो तो इट इज डिपिक्टिंग अ Z, इट इज डिपिक्टिंग अ Z। अब बोलोगे मैम हमें तो N दिख रहा है, अरे इधर वाले ऐसे कर लो, इसको घुमा लो, रोटेट कर लो एक बार 90 डिग्री, तो हमें Z दिखेगा। ओके तो जब रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे हमने सारे फोटो सिस्टम 1, क्या क्या, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमने जब इन सारी चीज़ों को रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे अरेंज किया तो एक Z लाइन फॉर्मेशन होती है एंड इट इज नोन एज Z स्कीम ड्यू टू इट्स zigzag shape. Now this shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale. ये कब बनता है भैया, जब सारे कैरियर्स को हम लोग कैसे रखते हैं, अपने सीक्वेंस में रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल, तो जब जाके एक वहाँ पे Z स्कीम फॉर्म होती है। समझ में आया आपको। अब आप बोलोगे मैम ये क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और लाइट रिएक्शन में आपने चार चीज़ें क्या पढ़ी थी, क्या चार चीज़ें होती हैं, सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन, हमने देख लिया कैसे होता है, फोटो सिस्टम्स की हेल्प से लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंड चीज़ क्या होती है, वाटर की स्प्लिटिंग, जो अभी हमने नहीं पढ़ी है। थर्ड चीज़ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, जो हमने नहीं पढ़ी है। हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH, हमने ये देखा लाइट रिएक्शन में कैसे ATP और NADPH बनते हैं। तो आपको समझ में आ गया, एक ATP बनेगा जब फोटो सिस्टम 2 वाले एक्सेप्टर से, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तब एक ATP जनरेट होगा। एंड जब फोटो सिस्टम 2 वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन फाइनली NADP+ के पास जाएंगे तो एक NADPH जनरेट होगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं पूरी Z स्कीम के बाद हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ये अगर Z स्कीम पूरा हो चुका है एक बार प्रोसेस, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो आप मुझे आंसर करोगे आफ्टर 1 राउंड 1 ATP एंड 1 NADPH विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं, तो बस बढ़िया है। तो आफ्टर 1 होल राउंड या 1 होल प्रोसेस 1 ATP एंड 1 NADPH विल बी प्रोड्यूस्ड। ईजी,
बड़ा ही इजी था भाई, मुझे तो बड़ा मजा आता है ये पढ़ने में। तुम्हें पता नहीं कितना रोना वोना तो नहीं आ रहा किसी को? हेलो, कोई रो तो नहीं दिया ये पढ़ के? बहुत आसान है, मैं सच कह रही हूँ, बाई गॉड की कसम बहुत आसान है। लेकिन अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो, सड़के पढ़ोगे ना, अरे यार क्या है, कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर इसमें इंटरेस्ट ले लोगे ना, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है ये। तो क्लियर हुआ, ये समझ में आया? तो हमने सीखा एटीपी एंड एनएडीपीएच कैसे बनते हैं। अच्छा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाती है फॉस्फोरिलेशन। क्या कहलाती है? फॉस्फोरिलेशन। तो अभी जो हमने पढ़ा वो था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, अभी आगे आएगा लेकिन मैं आपको एडवांस में बता दे रही हूँ। नॉन साइक्लिक हम पढ़ चुके हैं, अब जब तब दोबारा से नॉन साइक्लिक आएगा तो मैं उसमें रिपीट यही करवाऊंगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो अब अभी मैंने बोला था ना, ये पढ़ा दिया ये पढ़ा दिया, ये नहीं पढ़ाया। तो अब हम सेकेंड इवेंट जो एक होता है लाइट रिएक्शन में, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो वो हम देखते हैं कैसा होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट इज नोन एज फोटोलिसिस। तो किसी को भी लाइट की प्रेजेंस में तोड़ देना, उसको हम लोग कहेंगे फोटोलिसिस। ठीक है, तो अब क्या होता है? द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इन PS2 इज लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन, ये कहाँ चल रहा है? आधों को तो यही नहीं पता होगा कहाँ है ये सब बातें, कहाँ होती हैं। चलो ये तो हो जाएगा, पहले बताओ ये सब होता कहाँ है? बताओ बताओ, सोचो सोचो। ठीक है, प्लांट में होता है, ओके, प्लांट में होता है। लीफ में होता है, चलो ठीक है, लीफ में होता है, लीफ में होता है। लीफ में मीजोफिल सेल्स होती हैं। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है? मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है एक सेल ऑर्गेनल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं जैसे हम लोग? क्लोरोप्लास्ट। कुछ ऐसा बनाया था मैंने। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं? थैलेकॉइड्स होते हैं इस तरीके से, कॉइन लाइक, और ये थैलेकॉइड्स ऐसे करके एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय स्ट्रोमा लैमेली। तो दीज आर थैलेकॉइड्स, स्ट्रोमा लैमेली, एंड आसपास में फ्लूइड होता है स्ट्रोमा। समझ में आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट। और ये जो रिएक्शन, लाइट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये कहाँ हो रही है? ये इन वाले पार्ट में हो रही है, ऑल द मेम्ब्रेनस पार्ट, दैट मीन्स थैलेकॉइड्स एंड स्ट्रोमा लैमेली। तो स्ट्रोमा लैमेली एंड थैलेकॉइड्स में ऑल द लाइट रिएक्शंस आर अकरिंग। अब अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कि वाटर की स्प्लिटिंग भी इन सब में कहाँ हो रही है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड को जूम करके बना रही हूँ, देखो थैलेकॉइड है सपोज ये, तो थैलेकॉइड की लूमन में इस तरफ, अंदर तरफ, थैलेकॉइड की लूमन में, यहाँ ये जिसको मैंने रेड मार्क किया है, इस लूमन में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। तो लाइट रिएक्शंस नो डाउट यहीं पे हो रहे हैं, बट लाइट रिएक्शंस आर अकरिंग ऑन द मेम्ब्रेन। अगर जैसे ये थैलेकॉइड है तो वाइट पार्ट पे चल रहा है ये सब, जो अभी आपने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ा, एटीपी फॉर्मेशन, एनएडीपीएच, ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है ऑन द मेम्ब्रेन। लेकिन जो वाटर की स्प्लिटिंग है वो कहाँ पे हो रही है? द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज अकरिंग इनसाइड द लूमन। कहाँ पे हो रही है? इट इज अकरिंग इनसाइड द लूमन ऑफ द थैलेकॉइड। क्लियर? ओके, ठीक है। तो अब ये फिर से रीड करो। द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इन PS2 इज लोकेटेड ऑन द inner side of the thylakoid membrane। तो inner side of the thylakoid membrane, water is split into। अब ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गया कहाँ होती है splitting of water, कैसे होती है, किन किन चीज़ों में वाटर ब्रेक होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। अगर आप खुद से ब्रेक कर लो ना यार, इतनी तो आती है सबको केमिस्ट्री, H2O को अगर आप स्प्लिट करते हो, इस पर जैसे लाइट पड़ी ये टूटेगा, स्प्लिट होगा। तो ये किस किस चीज़ में स्प्लिट होता है? नंबर 1 H+, नंबर 1 H+, सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन प्लस लिख देती हूं मैं, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे H+ कितने होंगे? देयर विल बी 2H+। अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करा रही हूँ तो देयर विल बी 2H+ एंड 1 नेसेंट ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन जो होती है जनरली O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर वो O2 नहीं है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है, इट इज इन एटॉमिक फॉर्म, तो देन इट इज नोन एज नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हो आप उसको? नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया। तो एक वाटर की स्प्लिट कराने पे 2 प्रोटॉन जनरेट हो रहे हैं और 1 ऑक्सीजन जनरेट हो रही है। अब प्रोटॉन्स अगर हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो आएंगे ना। तो अगर एक वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो क्या क्या जनरेट होता है? जल्दी से बोलो। देयर आर 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 नेसेंट ऑक्सीजन, एंड 1 नेसेंट ऑक्सीजन। तो अगर यहाँ जो ये रिएक्शन पता नहीं कैसे लिखी है, अजीब सी, मैं लिख देती हूँ फिर से। अगर हम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कराते हैं, चलो पहले 1 वाला भी यहीं लिख देती हूँ, उसको वहां से मैं हटा देती हूँ।
अगर वन वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वन वाटर मॉलिक्यूल, तो इट ब्रेक्स इनटू 2H प्लस O नेसेंट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं सिमिलरली 2H2O मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग कराती हूँ तो आप बताओ क्या होगा? 4H प्लस O2। अब तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गए ना, 2 मॉलिक्यूल रहेंगे प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज हाउ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अकर इन, कहाँ पे बोलो जल्दी से, लूमन ऑफ द थैलेकॉइड। थैलेकॉइड की लूमन में स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर टुक प्लेस। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई थी, ओनली इन PS2। तो पानी का जो ब्रेक डाउन होता है वो सिर्फ और सिर्फ PS2 में ही होता है। फोटो सिस्टम 1 में क्यों नहीं होता? बताओ जल्दी से, सोचते हैं। चलो ठीक है, सोचते हैं। आओ इधर आओ, वापस आओ, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा है कि जो वाटर की स्प्लिटिंग, आपको ये समझ में आएगा कैसे टूटता है पानी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ टूट गया, ठीक है, ऑक्सीजन निकल गई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकल गए। मेन ये है कि पानी PS2 में ही क्यों टूटा, फोटो सिस्टम 2 इसमें, ये वाले फोटो सिस्टम में ही वाटर की स्प्लिटिंग क्यों हुई, फोटो सिस्टम 1 में क्यों नहीं हुई? चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ से कौन निकल के भाग गया था? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, तुम यहाँ से, तुम जो इलेक्ट्रॉन हो, तुम यहाँ से निकल कर भाग गए थे। कहाँ गए थे? पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर कहाँ गए थे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास, फिर PS1, देन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड फाइनली टू NADPH2। ठीक है, ये तो समझ आ गया था मैम हमको। इस पूरी Z स्कीम में तुम कभी भी वापस घर आए? घर क्या है तुम्हारा? घर क्या है तुम्हारा? तुम्हारा घर है PS2। तुम्हारा घर क्या है? PS2। क्या ऐसा था कि तुम यहाँ गए NADH, फिर तुमने सोचा नहीं यार चलो मैं वापस चलता हूँ, चलो मैं वापस घर चलता हूँ? तुमने बिल्कुल ऐसा सोचा भी नहीं। एक बार तुम घर छोड़ के आए, तुमने वापस ना आने की कसम खा ली, तुम निकल गए, तुमने जाके एनर्जी बना दी, तुम अब वापस आए ही नहीं। अब बार बार, चलो अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन पे। बार बार यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ ट्रैवल करता है और वहाँ एनर्जी बना लेता है, फिर निकलता है, फिर जाता है, फिर एनर्जी बनाता है, फिर निकलता है, एनर्जी बना लेता है। यही प्रोसेस बार बार चलती जा रही है। तो इस LHC को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है भाई? इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे हैं? अपने आप जादू से कोई आके सप्लाई करता है उसको ट्रक भर भर के इलेक्ट्रॉन? बोलो जल्दी सोचो। तो बस यहीं पे, इसी जगह पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है PS2 में। क्योंकि आप देखो PS2 में अगर एक बार इलेक्ट्रॉन निकला तो इट नेवर कम बैक्स अगेन। और इलेक्ट्रॉन ऐसा अनलिमिटेड टाइप के तो है नहीं भाई LHC के अंदर, के नहीं कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल लो मैं तो निकालता रहूंगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकि ये पूरी प्रोसेस चलती रहे और एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहे। एनर्जी जरूरी है ना भाई, लाइट रिएक्शन के लिए प्रोड्यूस होनी चाहिए ना। तो ये पूरी प्रोसेस होती रहे और एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहे, इसके लिए यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 में वाटर की स्प्लिटिंग होती है। जैसे ही वाटर स्प्लिट होता है तो वाटर स्प्लिट्स इनटू 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। अब तीनों कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया क्या होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्प्लिटिंग के दौरान प्रोड्यूस होंगे उनको तो फटाफट LHC यूज करता जाएगा, अपने हायर एनर्जी स्टेट में भेजेगा और वहां से पूरी प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। लेट्स डिस्कस अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता होगा बताओ? ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होता है, एक्स्ट्रा है, उसका कोई यूज नहीं है, तो ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर देते हैं। अब भाई प्लांट्स का तो बाय प्रोडक्ट है, एलिमिनेट कर रहे हैं, हमारी तो लाइफ लाइन है, मेन प्रोडक्ट है हमारा। तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है जिसको और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। बच गए प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का यूज क्या होता है वो अगली वीडियो में समझ आएगा कि यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले प्रोटॉन को कहाँ यूज किया जाता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर आपको क्लियर हुआ कि नहीं? तो फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में वी हैव 4 इवेंट्स। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जो हमने डिटेल में देखा अबाउट फोटोसिस्टम्स बेसिकली। सेकेंड इवेंट वॉज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसको हम डिटेल स्टडी कर रहे थे, हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। अब कुछ और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हैं, देख लेते हैं, सब समझ आएगा। So PS2 can supply electron continuously by replacing electrons from water splitting। तो भाई इसीलिए वाटर की स्प्लिटिंग होती है ताकि PS2 कंटिन्यूसली यहाँ से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करता जाए, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स खत्म ना हो। Thus PS2 provide electron needed to replace those removed from PS1। तो यहाँ PS1 के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन फाइनली घर छोड़ के चले गए उनको वापस रिन्यू रिप्लेनिश करने का काम कौन करता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर।
द प्रोटॉन्स H प्लस आर यूज टू रिड्यूस, और ये जो प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं क्या होते हैं भाई, द प्रोटॉन्स आर यूज टू रिड्यूस NADP to NADPH एंड O2 is liberated as बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले गए, जो प्रोटॉन्स थे प्रोटॉन्स को कहाँ यूज करेंगे, पहला यूज तो यही है भाई, पहला यूज क्या है, पहला यूज है कि भाई उसको कन्वर्ट करने के लिए NADP को NADPH में, एंड लास्टली क्या है, लास्टली O2 इज लिबरेटेड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ये होना चाहिए, द इलेक्ट्रॉन्स आर यूज टू कन्वर्ट NADP प्लस टू NADPH। इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस होता है, प्रोटॉन्स का गेन और लॉस नहीं होता है, ठीक है। और लास्टली O2 जो होगी वो लिबरेट हो जाएगी एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एम आई क्लियर अबाउट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, समझ में आ गया है? तो चलो फिर आगे चलते हैं और अब फाइनली लाइट रिएक्शंस का मेन टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज फोटोफॉस्फोरिलेशंस। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म फॉस्फोरिलेशन? तो फॉस्फोरिलेशन का सीधा मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ ATP। ATP का फॉर्मेशन होना कहलाता है फॉस्फोरिलेशन। और फोटो मतलब क्या होता है, फोटो, अरे वो फोटो नहीं बे, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। तो अच्छा, फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ ATP या सिंथेसिस ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो सिंथेसिस ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहाँ देखो क्या लिखा है, द सिंथेसिस ऑफ ATP बाय सेल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अगर हम बात करते हैं तो ATP बनाने की प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ATP फॉर्म करता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। तो फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है, आपको समझ में आ गया। और लेकिन आपको तो फोटोफॉस्फोरिलेशन भी समझ में आ गया है। फोटोफॉस्फोरिलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP इन क्लोरोप्लास्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फॉस्फोरिलेशन होता है ATP बनाना, अगर आपने फोटोफॉस्फोरिलेशन बोल दिया मतलब लाइट की प्रेजेंस में ATP बनाना। किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में ATP बनाना। नाउ इट अकर्स इन टू वेज। अब ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है ये दो टाइप का हो सकता है। नंबर वन, वी हैव नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड सेकेंड वी हैव साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो मतलब एक मेथड ऐसा होगा जो नॉन साइक्लिक होगा और उसमें ATP प्रोड्यूस होंगे, दूसरा मेथड ऐसा होगा जो साइक्लिक होगा और उसमें ATP प्रोड्यूस होंगे। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का क्या मतलब होता है, साइक्लिक का मतलब होता है कि कोई भी इवेंट रिपीट होगा, साइकिल में चलेगी प्रोसेस। और नॉन साइक्लिक का ये मतलब होता है कि कोई भी इवेंट यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर एंड होगा, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर एंड हो जाएगा। थिंग्स विल नेवर बी रिपीटेड, वापस से ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा तो कुछ कुछ यहाँ से समझ आ रहा होगा। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस। चलो पहले देख लेते हैं नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंग्रेचुलेशंस। क्या होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, इट अकर्स व्हेन टू फोटो सिस्टम्स वर्क इन अ सीरीज। तो पहली चीज जो याद रखना है आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की, वो ये याद रखना है कि हेयर बोथ द फोटो सिस्टम्स PS2 and PS1 they both are in activated mode और they both are working। तो पहली सबसे अच्छी बात क्या हो गई भाई कि यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 बोथ आर एक्टिवेटिंग इन अ सीरियल ऑर्डर, ठीक है, अच्छी लगी बात। सेकंड क्या होगा भाई, फर्स्ट PS2 एंड देन PS1 थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा एज सीन इन Z स्कीम। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होगी जिसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपने देखा उसको Z स्कीम के अंदर। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का बेस्ट एग्जाम्पल होता है Z स्कीम। क्या होता है उसका बेस्ट एग्जाम्पल, Z स्कीम। अब आपको जो इंपॉर्टेंट है, अच्छा मैं ये सब कुछ क्लियर करके कुछ और पे फोकस करना चाहूंगी, जो बात इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतनी।
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कौन से फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं? तो आप आंसर करोगे बोथ द फोटो सिस्टम, फर्स्ट PS2 एंड देन PS1. What are the energy, what are the products, energy products of non-cyclic photophosphorylation? तो energy products जो यहाँ बनते हैं that is 1 ATP, एक ATP बनता है एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बाद एंड एक NADPH बनता है. तो ये कैलकुलेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. तो आप क्या सीख गए? आपने ये सीखा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अगर हो रहा है तो एक ATP और एक NADPH प्रोड्यूस होता है. इसमें PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं. ATP प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आते हैं. और NADPH प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 1 वाला इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है टू NADP+. सीख गए? समझ आ गया? बहुत आसान था, इसीलिए तो पहले जेड स्कीम पढ़ा दिया था ताकि आसान हो जाए. सेकंड देख लेते हैं हम लोग. नहीं, अच्छा और कुछ भी देखना है. हेयर ATP एंड NADPH एंड H+ आर सिंथेसाइज्ड. इट इज नॉन साइक्लिक प्रोसेस. आपको पता है कि ATP एंड NADPH यहाँ पे सिंथेसाइज होता है. इट इज अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस बिकॉज द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय PS2 डू नॉट कम बैक टू बट पास ऑन टू NADP+. बताया ना मैंने आपको, नॉन साइक्लिक बोल ही क्यों रहे हैं? क्योंकि एक बार आप घर छोड़ के गए, आप कभी वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे हो, आप चले गए, छोड़ के ही चले गए. तो एक बार अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ PS2 से निकले, वो वापस कभी आए ही नहीं. दे डू नॉट कम बैक टू बट पास ऑन टू NADP+. उन्होंने उसको NADP+ के पास ट्रांसफर करके वहाँ पे जाके एनर्जी का फॉर्मेशन कर लिया. क्लियर? चलिए नाउ देख लेते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. तब आपको नॉन साइक्लिक अगर फोटोफॉस्फोरिलेशन समझ में आ गया है तो साइक्लिक इज लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू. वेरी इजी. कैसे भाई? देख लेते हैं. दिस इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ओनली इन्वॉल्व्स फोटो सिस्टम 1. तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इंक्लूडेड होता है. जैसे ही लाइट यहाँ पर आई, द वेवलेंथ कितनी होगी अगर PS1 है तो 700 नैनोमीटर्स की लाइट जैसे ही यहाँ पर हिट हुई, आप अगेन घर छोड़ के भागे, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं यहाँ से और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अगेन वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन अब की बार इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने ऐसा नहीं करा कि इसने जाके इलेक्ट्रॉन्स को PS2 को दे दिए. इस वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने ऐसा नहीं करा. इन्होंने ऐसा नहीं करा. इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वाले उसने वापस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए टू PS1 टू फोटो सिस्टम. तो आप देखो इलेक्ट्रॉन यहीं से निकला था, घूम के वापस घर आ गया, लौट कर बुद्धू घर को आए. यहाँ इलेक्ट्रॉन निकला, एक्सेप्टर ने उसे एक्सेप्ट किया, फिर उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दिया. जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दिया तो उसे पैसा मिलेगा ना. जोगी बाबा ने तुमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास भेजा था तो उसे पैसा मिला था ना. पैसा इज ATP. तो यहाँ पे बस पैसा मिल गया जोगी बाबा को. अब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा भाई था, अच्छा भला आदमी था, उसने पैसे वैसे दे दिए उसको और तुमको वापस से घर भेज दिया. तो आप देखो here the electrons are again and again and again they are repeating in a cyclic order. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी भी डिप्लीट नहीं होंगे क्योंकि again it is returning to PS1. ओके, समझ में आया? तो देखो क्या लिखा है. इट अगर इन स्ट्रोमा लैमेली. कहाँ पे होता है ये? स्ट्रोमा लैमेली when only PS1 is functional. This occurs in stroma lamellae. The electron is circulated within photosystem and ATP synthesis occurs due to cyclic flow of electron. तो क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलेट होते हैं फोटोसिस्टम में and ATP synthesis occurs ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ATP का सिंथेसिस होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो साइकिल में फ्लो करते रहते हैं. साइक्लिक फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का. द लैमेली ऑफ ग्राना हैव PS1 एंड PS2. जो लैमेली होती है ना ग्राना की, स्ट्रोमा लैमेली, उसमें PS1 एंड PS2 दोनों होता है. स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन लैक PS2 एंड NADP रिडक्टेज. तो भैया सुनो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. यहाँ से नीट में सवाल आ सकता है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि मुझे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है. क्या है? इन्होंने ये बोला है कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है? वो होता है स्ट्रोमा लैमेली में, वो थैलेकॉइड्स में नहीं हो रहा.
क्यों नहीं हो रहा है? द लैमेली ऑफ ग्राना। अब रीजन क्यों नहीं हो रहा है भाई थैलेकॉइड्स में? तो इसीलिए नहीं हो पा रहा है नॉन साइक्लिक, बिकॉज जो ग्राना है, थैलेकॉइड्स है, उसकी मेम्ब्रेन पर पहली चीज तो फोटो सिस्टम 2 नहीं होता। क्या नहीं होता? द स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन लैक PS2 एंड NADP रिडक्टेज। एक्चुअली बात ऐसी है कि स्ट्रोमा लैमेली जो है उस पर फोटो सिस्टम 1, मतलब यही साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ही हो रहा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों नहीं हो रहा? फिर से सवाल सुनो, क्या सवाल है? कहाँ बनाए? यहाँ बना देते हैं। ये थैलेकॉइड्स हैं और इनको ये कनेक्ट करने वाला स्ट्रोमा लैमेली है और ये क्लोरोप्लास्ट है। जो साइक्लिक वाला अभी आपने पढ़ा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है यहाँ, कहाँ पे? स्ट्रोमा लैमेली पे। सवाल ये आएगा कि स्ट्रोमा लैमेली पे इस पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों नहीं होता? उस पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों नहीं होता? तो आपको आंसर करना होगा कि नॉन साइक्लिक इसीलिए नहीं हो पाता कि पहली चीज़ तो स्ट्रोमा लैमेली के पास PS2 नहीं है, और दूसरी चीज़ उसके पास में NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है, NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है। ये दो चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। और आपको पता है कि जो नॉन साइक्लिक वाला होता है, फिर से खोलो, नॉन साइक्लिक कहाँ गया? ये है, मुझे क्लियर करना पड़ेगा। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, आपको पता है कि उसमें PS1 और PS2 दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, ATP और NADPH दोनों प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्रोमा लैमेली के पास PS2 ही नहीं है, तो नॉन साइक्लिक होने का सवाल ही नहीं उठता। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, इसे क्लियर करते हैं और आपको ये चीज़ याद रखवाते हैं। क्या याद रखवाते हैं? कि जब भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है तो सिर्फ और सिर्फ ओनली सिंगल 1 ATP इज प्रोड्यूस। कितना? सिर्फ और सिर्फ एक ATP प्रोड्यूस होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। और नॉन साइक्लिक का अगर हम रिवाइज करते हैं तो 1 ATP एंड 1 NADPH। समझ आई पूरी कहानी? और कहाँ पे होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन? इट अकर इन स्ट्रोमा लैमेली। और स्ट्रोमा लैमेली में नॉन साइक्लिक क्यों नहीं होता है? बिकॉज उसके पास PS2 नहीं है और साथ ही साथ में NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं है। क्लियर? आगे समझ? ओके चलो ठीक है, एक क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन बोला मैंने आपसे, सुनो मेरी बात। चलो पहले क्वेश्चन पूछने से पहले रिवाइज करवा देती हूँ। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है? 1 ATP एंड 1 NADPH। ठीक है, याद हो गया। एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या प्रोड्यूस होता है? ओनली 1 ATP, ओनली 1 ATP। इतनी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि लाइट रिएक्शन में अल्टीमेट मोटिव था एनर्जी का प्रोडक्शन कराना। क्या क्या प्रोड्यूस करवाना? एनर्जी का प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन बोले तो ATP एंड NADPH। तो वो आपने देखा कि लाइट रिएक्शन होने के बाद वाटर की स्प्लिटिंग हो गई, ऑक्सीजन रिलीज हो गई, लाइट तो एब्जॉर्ब हो ही गई थी, साथ में एनर्जी कंपाउंड्स आपके सामने हमने प्लेट पे सजा के रख दिए। लो, एनर्जी कंपाउंड्स बन गए। कैसे बने समझ में आया? नहीं तो इतनी सारी मेहनत बर्बाद कर दो तुम मेरी, है ना? तो कैसे बने वो मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं सवाल पूछती हूँ, ठीक है? बहुत कठिन सवाल है बेटा, सुनो। इतना कठिन सवाल पूछूंगी कि बता ही नहीं पाओगे। यहाँ लिखा है क्वेश्चन। मैंने बोला कि मैंने पहले एक बार कराया साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक, फिर मैंने एक बार कराया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, फिर मैंने एक और बार नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कराया, और लास्ट में मैंने एक बार साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कराया। बताओ टोटल कितने ATP एंड कितने NADPH प्रोड्यूस होंगे? NADPH कितने प्रोड्यूस होंगे? टोटल काउंट बताओ, टोटल। पूरा क्वेश्चन ये है कि 2 बार साइक्लिक हुआ है, 2 बार नॉन साइक्लिक हुआ है। तो अब मुझे बताओ टोटल कितने ATP एंड कितने NADPH प्रोड्यूस होंगे? बताओ 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 जल्दी। 10 सेकेंड से काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। अब सुन लो, नहीं आया ना? क्या आ गया? जिनको आ गया भाई उनको तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो और वो समझ गए कंसेप्ट, और जिनको नहीं आया, जिनको स्ट्रगल हो रहा है, तो वो सुनो इधर देखो, हम समझाते हैं आपको। एक बार जब साइक्लिक होता है तो उसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ATP प्रोड्यूस होता है। जब एक बार साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है तो 2 बार साइक्लिक हुआ, ये देखो, तो एक ATP इसका हो गया और एक ATP इसका हो गया, 2 ATP हो गए। अब आ जाओ नॉन साइक्लिक पे। नॉन साइक्लिक में क्या होता है? एक ATP एंड एक NADPH। तो एक बार हुआ तो एक ATP, एक NADPH, एक ATP, एक NADPH।
तो टोटल एटीपी कितने हो गए बताओ, यहाँ लिख रही हूँ एटीपी टोटल कितने हो गए, अगर काउंट करो तो 1 2 3 4, टोटल ऑफ 4 एटीपी, टोटल ऑफ 4 एटीपी। और अगर NADPH की बात करूँ, NADPH टोटल कितने रिलीज हुए हैं, तो ओनली 2 NADPH, टोटल 2 NADPH। तो ATP हो जाएंगे 4 और NADPH हो जाएंगे 2। तो यहाँ से ये समझ में आना चाहिए कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये एनर्जी पे इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जब अब हम आगे डार्क रिएक्शंस पढ़ेंगे तो यही एनर्जी वहाँ डार्क रिएक्शन में यूज होगी, तब जाके डार्क रिएक्शंस हो पाएंगी। इजी समझ आ गई कहानी? ओके ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। बहुत बड़ा टॉपिक है लाइट रिएक्शन, अपने आप में हमने उसको कवर किया। अगर कोई भी डाउट आता है इतू सा भी, तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करो। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, क्या होता है तभी समझेंगे, तो वीडियो पढ़ेंगे। तो बाकी करना क्या है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से करना है लाइक, स्टेप अप अकेडमी को करना है सब्सक्राइब। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय बाय।